नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने गौरव ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि जो टॉपिक जो रहा था वो अपना गति से रहा था। आज जो है वो बल एवं दाब है। ठीक है, तो बल जो है फोर्स है। फोर्स क्या करता है? फोर्स के कारण ही क्या होता है? मोशन होता है। फोर्स जो किसी चीज को अगर धक्का देते हैं या खींचते हैं, ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं, अपन क्या फोर्स बोलते हैं। तो फोर्स के कारण ही वस्तु के अंदर क्या होती है? गति उत्पन्न होती है। ठीक है, तो क्या होते हैं ये फोर्स? कितने प्रकार के होते हैं और दाब क्या है, प्रेशर क्या है, ठीक है, इनके बारे में आज की क्लास है। तो सबसे पहला होता है फोर्स। ठीक है, फोर्स क्या है? वह एक भौतिक राशि है। कैसी है? भौतिक राशि है। भौतिक राशि है जो वस्तु की स्थिति में क्या करती है? परिवर्तन लाती है। ठीक है, या स्थिति में परिवर्तन को प्रेरित करे, या स्थिति को परिवर्तन को क्या करे? प्रेरित करे। ठीक है, ये एक सदिश राशि है। सदिश राशि यानी इसमें दिशा की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? दिशा की आवश्यकता होती है। दिशा की आवश्यकता होती है। अगर मैं कहूं कि एक ऑब्जेक्ट है, वो उस पर लग रहा है क्या? कोई फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब मैंने आपको कहा कि इस पे फोर्स लग रहा है, तो बताओ इसकी गति किस तरफ होगी? तो अपन नहीं बता सकते। अच्छा, क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि यहां पे है जो गति जो होगी वो पता नहीं इस तरफ होगी या इस तरफ होगी, ये अपन बता नहीं सकते। ठीक है, तो कब बता पाएंगे अपन? जब अपने को डायरेक्शन पता होगी। मैंने कहा कि अगर फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है, जैसे एफ जो है वो इस तरफ लग रहा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो इस तरफ होगा। ठीक है, यानी दिशा में हो सकता है। यानी फोर्स के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है? डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। तब आप बता पाओगे कि उस वस्तु के अंदर जो गति होगी वो किस दिशा में होगी। तो फोर्स कैसी होती है? सदिश राशि होती है। बिना दिशा से आप पता नहीं लगा सकते कि फोर्स किस तरफ लगेगा और यहाँ पे और किस तरफ उसकी गति होगी वस्तु की। इसकी ऐसा यूनिट जो होती है वो होती है न्यूटन होती है। क्या होती है? न्यूटन होती है। और ये सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड के अंदर इसका जो मात्रक होता है वो डाइन होता है। ठीक है, डाइन, ये डाइन वो वाला डाइन नहीं है। ठीक है, ये मात्रक है डाइन। तो यहां पे जो है 1 न्यूटन अगर देखें, 1 न्यूटन जो है वो बराबर होता है 10⁵ डाइन के। 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? 10⁵ डाइन होते हैं। ठीक है, ये इसके बराबर होता है। इसकी विमा जो है वो है m1 है। ठीक है, L1 है और T माइनस क्या है? 2 है। ये इसकी क्या होती है? विमा होती है। ठीक है, MKS में, MTL में इसकी विमा जो है M1 है, L1 है और T माइनस 2 है। टाइम सेकेंड में है। ठीक है, क्योंकि जब न्यूटन को होता है F बराबर क्या होता है? M, F बराबर होता है M A का होता है क्या? मीटर पर सेकेंड। ए का क्या? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का इसका देखो m मीटर पर सेकेंड, नहीं लंबाई आ गई, l आ गया 1, सेकेंड का t का आया, देखो अपन में है तो -2 और m का क्या आएगा? किलोग्राम, तो ये आ गया 1। ये इस तरह से विमा निकालते। अब बलों के मेन जो है वो है प्रकार। ठीक है, बलों के प्रकार अलग अलग होते हैं। सबसे पहला बल जो है वो है गुरुत्वाकर्षण बल। सबने सुना होगा नाम गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशन फोर्स। क्या होता है ग्रेविटेशन? कि ब्रह्मांड में जितने भी पिंड है जिनके अंदर मास है, ठीक है, और हर वस्तु के अंदर क्या होता है? मास होता है। तो हर वस्तु एक दूसरे से क्या करती है? एक गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। प्रत्येक वस्तु में गुरुत्वाकर्षण बल होता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान जो होगा वो डिपेंड करता है उसके द्रव्यमान पे। कैसे? सपोज मान लो कोई 2 पिंड है, 2 पिंड जिनका मास जो है वो m1 है और दूसरे वाले का मान लेते हैं अपन m2 है। एक का मास कितना है? m1 है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल m1 है और दूसरे का मान लेते हैं अपन क्या? m2 मान लेते हैं। इनके बीच की जो दूरी है वो मान लेते हैं अपन क्या? d² मान लेते हैं। कभी r² भी आती है, d² भी आती है। ठीक है, r² मतलब अर्थ की रेडियस इतनी बड़ी है कि वहां पे अपन वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो वो दूरी और रेडियस की दूरी अगर तुलना करें तो जो ऊपर फेंकी गई वस्तु से दूरी जो होगी
अपने सरफेस की वो बहुत नगण्य होती है, इसलिए अपन डी की जगह क्या लेते हैं, आर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो ये है कि जैसे एम है तो पहली चीज जो होती है गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो एफ, ठीक है, वो समानुपाती होता है इनके मास के गुणनफल के समानुपाती होता है। किसके? तो पहला है गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होते हैं, गुणनफल के समानुपाती होता है इसके गुणनफल के समानुपाती होता है। दूसरा ये कहता है कि जो एफ जो है वो उसके दोनों पिंडों के बीच की जो दूरी है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी गुरुत्वाकर्षण दूसरा है दोनों पिंडों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, होता है। ठीक है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अच्छा दोनों एफ है तो एफ समानुपाती हो गई किसके, m1 इंटू m2 के अपॉन क्या आ जाएगा डी स्क्वायर। ठीक है, एफ जब भी समानुपाती का निशान हटता है तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है, तो या कांस्टेंट क्या आता है, जी आता है। ठीक है, m1 इंटू या सीधा अपन क्या लिख सकते हैं m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, आर जो होगा वो डी के बराबर होगा, अतः अपन क्या ले सकते हैं कि जी इज इक्वल टू एम। ठीक है, अगर अपन पृथ्वी पे एक बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है उसका फॉर्मूला है। ठीक है, और यहाँ पे हो सकता है m1 m2 अपॉन क्या आ जाएगा आर स्क्वायर। तो जी जो है यहाँ पे जी जो है वो क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ठीक है, जिसको गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण क्या है यहाँ पे, ये नियतांक है। और जी की वैल्यू जो रहती है वो रहती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, अब देखो इसके मात्रक क्या होगा, अगर जी का मात्रक अपने को पता लगाना है तो कैसे लगाएंगे, देखो जी बराबर क्या होगा, जी बराबर अगर देखें तो यहाँ पे क्या होगा, जी बराबर होगा एफ डी स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो देखो एफ का मात्रक क्या होता है, एफ का मात्रक क्या होगा न्यूटन, ये आ गया न्यूटन। एफ के पास में क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस की क्या स्क्वायर है, तो न्यूटन का क्या हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये आ गया न्यूटन। एरिया है तो क्या हो जाएगा मीटर का स्क्वायर, ये भी हो गया, ये भी हो गया, अपॉन। ठीक है, अपॉन आ गया। यहाँ पे देखो मास क्या किलोग्राम, और कितने मास है 2 है तो 2 किलोग्राम का क्या हो गया स्क्वायर, ये इसका मात्रक हो गया। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशनल इसका क्या होता है, कांस्टेंट का मात्रक होता है। तो ये होता है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, दो जो पिंड है उनके गुणन मास के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, या सॉरी समानुपाती होगा, और उनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये होता है गुरुत्वाकर्षण बल। तो यहाँ पे देखो लिखा है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में स्थित वस्तु अन्य वस्तु के गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, स्वयं भी गुरुत्वाकर्षण बल को अनुभव करेगी। इन दो पिंड हो गए, वो दोनों ही एक दूसरे को क्या लगाते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं। दो वस्तुओं पे लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, क्या होता है उसके दोनों की दूरी जो होगी, डिस्टेंस जो होगी, उनके दूरी के वर्ग के क्या होगा व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये हुआ कि दूरी जितनी बढ़ेगी गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही कम होता जाएगा।
दो वस्तुओं के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन वस्तुओं के मध्य में उपस्थित माध्यम पे निर्भर नहीं करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। यानी गुरुत्वाकर्षण बल ये नहीं है कि निर्वात में काम नहीं करेगा या माध्यम कौन सा है उस पर काम करे, नहीं, तो माध्यम पे निर्भर नहीं करता है गुरुत्वाकर्षण बल। प्राकृतिक बलों में गुरुत्वाकर्षण बल सबसे दुर्बल है। कैसा है? दुर्बल है, लेकिन इसकी प्रास ज्यादा है। प्रास आप देख लो, ठीक है। आप कितने भी ऊपर से आप वस्तु को कितने बड़ी ऊंचाई से भी अगर गिराएंगे तो वो नीचे ही आएगी, मतलब इतनी प्रास है। उसकी जो कैपेसिटी जो है, जहां पे अपन फोर्स को अनुभव कर सकते हैं, वो उसकी प्रास होती है, ठीक है। तो दूरी बहुत ज्यादा है, दूर से ये वस्तु को अपने आकर्षित करेगा, लेकिन इसकी जो प्रास जो है वो तो होती है, गुरुत्वाकर्षण बल होता दुर्बल है, लेकिन इसकी प्रास जो होती है वो क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। ये बात इसकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी प्रास क्या होगी? इसकी ज्यादा होती है, ठीक है। लेकिन बल कैसा? ये दुर्बल है। कैसा बल है? ये दुर्बल बल है। ये होता है अपने गुरुत्वाकर्षण बल। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। ध्यान ये रखना है, दो पिन होंगे, दोनों के पिन की जो मास होगा उनका गुणनफल, ठीक है, उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F इजिकल टू होगा m1 m2 या कैपिटल M स्मॉल m अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। और जैसे ही वो समानुपाती का निशान हटेगा, वहां पे क्या आ जाएगा? जी कांस्टेंट आ जाएगा। जब भी समानुपाती का निशान हटता है तो क्या आता है? कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, ठीक है। और दूसरा याद रखना, ये माध्यम पे निर्भर नहीं करता है। और तीसरा यह है कि ये दुर्बल है, लेकिन इसकी प्रास क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। दूसरा है वो है विद्युत बल, इलेक्ट्रोफोर्स। देखो सेम है, वो भी आपको एक चीज याद करनी है, वो भी याद हो जाएगा, ये भी याद हो जाएगा। अब इसमें क्या है? विद्युत जो बल होंगे वो किस में लगेंगे? चार्ज में, आवेशों में। किस में लगेंगे? आवेशों में, ठीक है। आवेश मान लेते हैं अपन Q1 और Q2, इनके बीच की दूरी मान लेते हैं अपन r²। बात वो की हुई है, ठीक है। F जो समानुपाती होगा वो किसके होगा? Q1 इंटू Q2 के, और जो दूसरा जो होगा वो क्या है? समानुपाती होगा 1/r²। के दोनों को लिखेंगे तो क्या होगा? समानुपाती का निशान आएगा Q1 Q2 अपॉन क्या आ जाएगा? r²। जब भी समानुपाती का निशान हटेगा तो क्या आ जाएगा? कांस्टेंट आ गया k बराबर Q1 Q2 अपॉन r²। k की वैल्यू जो है, k की वैल्यू जो रहती है, k की वैल्यू जो है वो है 1/4 पाई, ठीक है। और इसको बोलेंगे एप्सिलॉन। एप्सिलॉन, ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन है, ठीक है। ये माध्यम में उसकी विद्युतशीलता कितनी है? एप्सिलॉन का मतलब क्या है? माध्यम में विद्युतशीलता, ठीक है। एप्सिलॉन का मतलब क्या है? माध्यम में विद्युतशीलता कितनी वो विद्युतशीलता है उसकी। दूसरी चीज, निर्वात में होगी तब वो हो जाएगी एप्सिलॉन 0, ठीक है। क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। वो होती है निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता क्या होगी? तो देखो सेम है, वहां पे क्या था? K की जगह क्या था? G था, ठीक है। और M की जगह क्या था वहां पे? यहाँ पे क्या है? Q1 Q2, ठीक है। और डिस्टेंस वो की हुई r²। इसमें क्या है? दो या दो से अधिक आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित, अगर समान है तो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। और अगर एक दूसरे के अगर विपरीत है, एक प्लस है एक माइनस है, तो क्या करेंगे? ये जैसे समान आवेश मतलब माइनस माइनस प्लस प्लस, ठीक है। और असमान आवेश प्लस और माइनस, ये एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित बल अनुभव करते हैं। प्रत्येक बिंदु पे आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र पाया जाता है जो अन्य आवेश बलों का अनुभव करता है। अन्य आवेश भी उस पर क्या करेंगे? बल को अनुभव करेंगे। कोई भी बिंदु आवेश है तो उसके चारों तरफ क्या पाया जाता है? विद्युत क्षेत्र पाया जाता है। दो स्थिर है तो, ठीक है। आवेश जो होंगे वो क्या होंगे? Q1 Q2 होंगे, ठीक है। और अगर सपोज मान लो आवेश जो है, ये बात ध्यान रखना, अगर आवेश जो है वो कैसे स्थिर है तब तो होगा विद्युत,
ठीक है, विद्युत बल लगेगा। लेकिन अगर आवेश के साथ में उसमें गति भी हो रही है, क्या हो रही है, गति हो रही है, तो विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय, ठीक है, गति के साथ में अगर गति होती है तो क्या होती है, विद्युत चुंबकीय होगा। ठीक है, तो यहां पे एक दूसरे से मीटर दूरी पे रखे हैं तो उनके मध्य स्थिर विद्युत बल आवेश के गुणनफल के समानुपाती होगा और उनके बीच के दूरी के क्या होता है, वर्ग अनुपाती, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि आवेशों के मध्य निर्वात हो तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन, और उसकी जो मान जो होता है वो कितना होता है, 8.8, ठीक है, 5 × 10⁻12 कूलम, ठीक है, और ये आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर आ जाएगा। और उसमें वो होता है के की वैल्यू जो होती है वो पूछे तो ये लगभग 8.99 है, या इसको 9 भी लिख सकते हैं, 10⁻9 है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस कूलम स्क्वायर होगा। ठीक है, तो वहां किलोग्राम की जगह कूलम आया है, यहाँ पे किलोग्राम की जगह उसमें किलोग्राम था, यहाँ पे क्या आया है, कूलम आया है। तो केवल अंतर यही है, तो यहाँ पे आपको कूलम है, वहां पे क्या है, किलोग्राम था, सेम वही है, वो भी गुरुत्वाकर्षण बल है, और यहाँ पे जो है वो विद्युत बल है। ठीक है, तो इनमें दोनों में क्या है, समानता यही है। तीनों में जितने भी अभी चुंबकीय पढ़ेंगे, चुंबकीय के अंदर भी यही समानता पाई जाती है। ठीक है, तो आपको एक याद करना है, दूसरा इसमें खाली ये याद करना है कि 1/π 4π अपन क्या होता है, एप्सिलॉन होता है। अब है चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। देखो मैग्नेटिक फोर्स में इसमें क्या होंगे, जो आवेश लगेंगे, जैसे हर मैग्नेट में 2 पोल होते हैं, ठीक है, एक N होता है, एक S होता है। जैसे N और S समान हो गए तो ये यहाँ पे क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। ठीक है, असमान होंगे N और S है तो क्या करेंगे, ये आकर्षण करेंगे, आकर्षण करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चुंबकीय ध्रुव होते हैं, ध्रुव है I1 I2। ठीक है, ध्रुव, चुंबकीय ध्रुवों में आवेश, अगर चुंबकीय ध्रुवों में भी आवेश के समान प्रतिकर्षण और समान क्या होता है, आकर्षण होता है। समान होंगे, ठीक है, तो समान होंगे तो प्रतिकर्षण, और असमान होंगे तो यहाँ पे असमान होंगे तो आकर्षण, असमान है तो, असमान है तो क्या होंगे, यहाँ पे आकर्षण होगा। दो चुंबकीय ध्रुव की तीव्रता I और कितनी होती है, I2 होती है। उनके बीच की दूरी पर लगने वाला बल, चुंबकीय बल, तीव्रता के गुणनफल वही है। देखो इसमें I1 और I2 तीव्रता के गुणनफल के समानुपाती होगा और दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के क्या होगा, उसके व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, मैग्नेटिक एम का मतलब होता है मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो उसकी तीव्रता, ध्रुव की तीव्रता I1 I2 दोनों के गुणनफल और बीच की दूरी के यहाँ पे होगा। यहाँ पे आता है U, वहां पे एप्सिलॉन आता था, यहाँ पे क्या आ रहा है U। U की वैल्यू जो रहती है वो होती है 4π × 10⁻⁻7 हेनरी मीटर होती है। ठीक है, U जो है वो माध्यम की चुंबकीय क्या है, विद्युतशीलता है माध्यम में। और म्यू जीरो आ जाता है तो यहाँ पे निर्वात की क्या है, चुंबकशीलता जीरो। उसमें एप्सिलॉन 0 था तो वहां पे 0 या एप्सिलॉन नॉट था तो उसके अंदर क्या था, वहां पे चुंबकीय जो निर्वात में आते तो एप्सिलॉन नॉट आएगा। ठीक है, और यहाँ पे U नॉट जाएगा। विद्युत तो चुंबकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में प्रबल होता है। ये वाला बल जो होता है वो कैसा होता है, प्रबल होता है। ठीक है, किससे, और सब वैसे भी बताया कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, दुर्बल होता है। ठीक है, और दूसरी ये भी बात बताइए आपको कि जो इसकी परास जो होती है गुरुत्वाकर्षण बल की वो सबसे ज्यादा होती है, जबकि इसकी परास जो होती है वो सबसे, इनकी परास गुरुत्वाकर्षण बल से कम होती है। परास तो कम होती है लेकिन प्रबलता इसकी क्या होगी, ज्यादा होती है। नेक्स्ट है नाभिकीय बल। देखो न्यूक्लियर फोर्स सबसे तगड़ा फोर्स, ठीक है, सबसे ज्यादा लगने वाला जो फोर्स है वो है न्यूक्लियर फोर्स है, जिसकी जो प्रबलता अगर देखें तो वो सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, नाभिक में उपस्थित नाभिकीय, जिसको न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। न्यूक्लियॉन्स मतलब क्या आता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को मिलाते हैं तो न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। तो इस पे चार्ज जो पार्टिकल होता है वो होता है प्रोटॉन। को नाभिक से बांधे रखने के लिए प्रबल नाभिकीय आवेश
का कार्य करता है प्रोटॉन, ठीक है। तो क्या करेगा, ये आवेशों को बांधने के लिए क्या करता है, प्रबल फोर्स लगता है। नाभिकीय बल प्राकृतिक बलों में से सबसे प्रबल है, सबसे स्ट्रॉन्ग जो होगा वो कौन सा है, नाभिकीय बल होता है। और सबसे दुर्बल जो होता है वो कौन सा होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो प्रबल जो होगा वो कौन सा होगा, नाभिकीय बल होगा, और दुर्बल कौन सा होगा सबसे, वो गुरुत्वाकर्षण बल होगा। परास जो होती है वो सबसे ज्यादा किसकी होती है, गुरुत्वाकर्षण बल की होती है, और सबसे कम किसकी होगी, नाभिकीय बल की परास होती है। परास मतलब उसकी रेंज, ठीक है। प्रबल नाभिकीय बल, इसकी परास जो होती है रेंज सबसे कम होती है। देखो रेंज क्या है, सबसे कम है, ठीक है। देखो सीधी सी बात है यार, कैसे नाभिक, नाभिक बहुत छोटा, आंखों से भी नहीं दिखता, तो उसकी जो रेंज होगी वो बहुत ही कम होती है, ठीक है। दूसरी गुरुत्वाकर्षण बल सबको दिखता है, ऊपर से कितनी भी वस्तु फेंको नीचे आएगी, ठीक है। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल है, तो इसकी परास 7 से वस्तु नीचे आती है, ठीक है। तो वो कितनी दूरी से आती है, ठीक है, तो वो उसकी क्या होती है, परास होगी। इसकी कोटि जो 10⁻⁻ मीटर फर्मी कोटि होती है, 10⁻⁻15 होती है, ठीक है। ये है परास जो है वो इसकी होती है, फर्मी कोटि की होती है। प्राकृतिक बलों का परास, परास देखे तो गुरुत्वाकर्षण की सबसे अधिक, विद्युत चुंबकीय बल की सबसे कम, ठीक है, और सॉरी कम, और सबसे कम किसकी होती है, नाभिकीय बल की होती है। प्रबलता नाभिकीय बल की सबसे ज्यादा, विद्युत चुंबकीय बल की उससे कम, सॉरी उससे कम, और गुरुत्वाकर्षण बल की सबसे कम होती है। ये बात नोट याद रखना। घर्षण बल, अब है घर्षण बल। घर्षण बल क्या होता है, देखो अगर कोई दो वस्तु, दो सरफेस जब आपस में एक दूसरे के ऊपर क्या करती है, गति करती है, या कोई भी वस्तु एक सरफेस से दूसरी सरफेस के ऊपर जब गति करती है, तो हमेशा एक क्या लगता है, अपोजिट फोर्स लगता है। सपोज मान लो एक वस्तु है, ठीक है, ये कोई वस्तु है, ये वस्तु किसी सरफेस पे गति कर रही है, ठीक है, ये सरफेस पे गति कर रही है। तो ये तो जो फोर्स लग रहा है वो जो बस कोई भी फोर्स जो लगा रहा है, ठीक है, वो कोई भी हो सकता है। तो इसके अपोजिट में एक और फोर्स लगता है, जैसे मोशन जो हो रहा है, मोशन या गति जो हो रही है वो जैसे इस डायरेक्शन में होती है, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स जो लगता है, फ्रिक्शन फोर्स जो लगता है, ठीक है, या घर्षण बल जो लगता है वो हमेशा विपरीत दिशा में लगता है, ठीक है। तो ये इस तरफ गति होगी। सॉरी, यहां पे घर्षण बल ये याद रखना है कि हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। गति जहां पे होती है वस्तु की, उसके हमेशा विपरीत दिशा में ही क्या लगेगा, घर्षण बल लगता है, ठीक है। अच्छा, घर्षण बल जो होते हैं वो क्या हो गए, अगर जो उनकी जो सतह जो है वो स्मूथ है तो घर्षण बल कम होगा, घर्षण बल कम होगा, ठीक है। अगर उनकी इस जो सतह जो है वो कैसी है, खुरदुरी है, ठीक है, तो वहां पे घर्षण बल, जैसे एक बॉल है, बॉल को अपन किसी प्लेन सरफेस है, स्मूथ कांच की जैसे है, उस पर अगर फेंकते हैं तो बॉल दूर तक जाएगी, ठीक है, यानी उस पर रुकावट जो है वो गति में रुकावट कम हो रही है, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स का यही मतलब है, गति में रुकावट। तो दूसरी चीज, अगर अपन मिट्टी में बॉल को फेंके तो वहां पे क्या होगा, वो दूर तक ना जाके थोड़ी दूरी पे जाके क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी। इसका मतलब वहां घर्षण बल ज्यादा होता है। कोई भी वस्तु जब किसी दूसरी वस्तु की सतह पे फिसलती है या लुढ़कती है, ऐसा करने का प्रयास करते हैं, तो उनके मध्य में होने वाले अपेक्षित गति का विरोध करती है। ध्यान रखना, क्या शब्द याद रखना, विरोध, गति का विरोध फ्रिक्शन कर, घर्षण बल कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं उसको। जिसकी दिशा सदैव अपेक्षित गति की दिशा के विपरीत होती है। दूसरी बात याद रखनी है कि घर्षण बल हमेशा गति के विपरीत दिशा में लगेगा। वास्तव में जब वस्तु तो किसी तल या किसी अन्य वस्तु की तल पर फिसलता है तो प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु पे घर्षण बल लगाती है, जो वस्तु के संपर्क में तलों के समानांतर होती है। कैसी होती है, समानांतर होती है। देखो कैसी होती है, समानांतर होती है। घर्षण बल एक आवश्यक बल भी है, क्योंकि घर्षण बल के कारण अपन चल सकते हैं। अगर सपोज मान लो केले का छिलका पड़ा है, अपन ने पैर रखा और पैर रखते जैसे अपन ने किया तो वहां पे घर्षण बल ना होने के कारण अपन क्या होंगे, मुंह के बल आगे गिरेंगे, यानी घर्षण बल होना बहुत जरूरी है। लिखते हैं आप,
ठीक है, तो घर्षण होगा तभी आप पेन की जो इंक होगी वो वहां पे चिपकेगी, नहीं तो नहीं चिपकेगी, क्योंकि घर्षण बल के कारण ही अपन लिख पाएंगे, चल पाएंगे। ठीक है, तो चलना, फिरना, दौड़ना, लिखना, गाड़ियों का मुड़ना, ठीक है, खड़े रहना आदि जो होता है वो किसके कारण है? घर्षण बल के कारण होता है। ठीक है, तो घर्षण बल दो सतहों के बीच पे लगने वाला बल है जो हमेशा गति कर रही वस्तु के विपरीत दिशा में लगता है। घर्षण बल के प्रकार देखो, सपोज मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, यहां पे मैं लगा रहा हूं फोर्स, क्या लगा रहा हूं? फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन बहुत ही हल्के से फोर्स लगा रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे ही मेरे अपोजिट में एक और फोर्स लगेगा जिसको बोलेंगे अपन फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल लगेगा। ठीक है, लेकिन वस्तु में गति नहीं हो रही है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, वस्तु में गति नहीं होती है, हल्के से लगा है, उसको बोलेंगे अपन स्टैटिक फोर्स। कौन सा बोलेंगे? स्टैटिक फोर्स होता है। स्टैटिक फोर्स में गति नहीं होगी। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के तल पे चलने का प्रयास किया जाता है तो गति अवस्था में आने से पहले वस्तु के स्पर्शी तलों के मध्य लगने वाले घर्षण बल को स्टैटिक बल कहते हैं। देखो क्या लिखा है, गति में आने से पहले, यानी गति नहीं, गति में आने से पहले मतलब गति नहीं है, गति नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, ध्यान रखना, गति नहीं हो रही है। जैसे सपोज मान लो कोई बुक है, ठीक है, जैसे सपोज मान लो ये बुक है, अगर मैं इसको यहां से अगर थोड़ा सा हल्के से खींच रहा हूं तो लेकिन अभी ये गति नहीं हो रही है, इसमें गति नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसमें गति नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या, मैं फोर्स तो लगा रहा हूं, खींच तो रहा हूं, लेकिन गति नहीं है, क्योंकि मेरे जो हथेली है और इस बुक की जो सरफेस है दोनों के बीच में जो है वो क्या लग रहा है? फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, वो स्टैटिक है। कौन सा है? स्टैटिक है। ठीक है, स्टैटिक का मतलब ये हुआ कि मेरे द्वारा लगाया गया फोर्स जो है वो कम है और घर्षण बल जो है वो मेरे से ज्यादा है। ठीक है, तब वस्तु के अंदर गति नहीं हो रही है, गति होने से पहले। ठीक है, अगर मैं फोर्स को और मेरे फोर्स को बढ़ाता हूं तब वो गति होगी। ये स्वयं समायोजित बल होता है। ठीक है, आरोपित बल को बढ़ने पर यह भी बढ़ता है। अब सपोज मान लो मैंने थोड़ा सा और बढ़ाया, ठीक है, अब हल्के से जैसे यहां से मैंने इसको खींचा, अब मैं थोड़ा सा और मैं जोर लगा रहा हूं लेकिन तो भी गति नहीं हो रही है। ठीक है, यानी मैंने जैसे बढ़ाया तो इसमें भी क्या हुआ? घर्षण बल भी बढ़ रहा है। इसको बोलते हैं सीमांत। क्या बोलेंगे? सीमांत बोलेंगे, जो दूसरे पे आता है। ठीक है, एफ एस स्टैटिक। ठीक है, यू म्यू एस इज इक्वल टू क्या होगा? इंटू आर होता है। म्यू एस स्टैटिक घर्षण बल का गुणांक है। ठीक है, आर क्या है? प्रतिक्रिया बल है। क्या है? जो अपोजिट फोर्स लग रहा है वो है। स्टैटिक घर्षण बल है। क्या है? स्टैटिक घर्षण बल है। यदि घर्षण बल का कोण थीटा हो तो यूएस के लगाए, अगर कोण बनता है तो अपन क्या लगाएंगे? उसमें डायरेक्शनली कोई विमा आ रही है तो क्या लगाएंगे अपन? टेन थीटा यूज में आएगा। ठीक है, तो ये होता है स्टैटिक का घर्षण बल होता है जिसमें गति नहीं होती है, शुरुआती बल है। दूसरा होता है वो है सीमांत। सीमांत बल लिमिटेड। जब वस्तु पे आरोपित बल का मान बढ़ाने पर स्टैटिक घर्षण बल भी बढ़ता है तो स्टैटिक घर्षण बल के इस अधिकतम मान को क्या बोलेंगे अपन? सीमांत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लिमिटिंग। देखो सपोज मान लो अभी मैंने बताया आपको बुक वाला एग्जांपल। ठीक है, अब सुन देखना एक बार। जैसे बुक को मैंने खींचा, हल्के से खींच रहा हूं तो अभी कौन सा है? स्टैटिक है। कौन सा है? स्टैटिक है। लेकिन सपोज मान लो मैंने इस बुक को थोड़ा और जोर से खींचा। ठीक है, आपको लग रहा है खींच रहा, मैं खींच रहा हूं इसको। ठीक है, थोड़ा और जोर से खींचा, लेकिन अभी भी क्या है? जैसे मैंने खींचा इसने भी, फ्रिक्शन फोर्स ने भी क्या किया? अपने मान को बढ़ाया, अपने मान को एक लिमिट तक लेके आया। ठीक है, अब मैं इससे ज्यादा कर रहा हूं तो देखो अब बुक हिल गई। ठीक है, तो जहां पे वो सीमांत जिसने पहले स्टैटिक था, नॉर्मल था, अब नहीं हिल रही है। ठीक है, थोड़ा और बढ़ाया तो इसने भी बढ़ाया, तो
तो जब ये बढ़ रहा है उस समय जो होगा बल वो कौन सा होगा, सेकंड वाला सीमांत होगा। यानी घर्षण बल भी अपनी क्या करता है, बल को बढ़ाता है, ठीक है, तो उसको बोला जाएगा क्या, सीमांत। ठीक है, सीमांत बल, घर्षण बल, ठीक है, ये भी, इसमें भी गति नहीं है, गति नहीं है, गति नहीं होगी। ठीक है, तो ये भी क्या है, सीमांत बल को आई लिमिटेड एल को एल से रिप्रेजेंट करेंगे, यू एल इंटू आर। ठीक है, ये सीमांत घर्षण बल का गुणांक हो गया, आर जो है वो अभिलंब की प्रतिक्रिया होगी। ठीक है, सीमांत घर्षण बल की दिशा सदैव उस दिशा के विपरीत होता है जिस दिशा में वस्तु गति करने की प्रवृत्ति होती है। ये तो बात सही है, क्योंकि घर्षण बल है तो हमेशा विपरीत दिशा में लगेगा। यदि वस्तुओं के मध्य अभिलंब की प्रतिक्रिया अपरिवर्तित रहती है तो सीमांत घर्षण बल संपर्क तल के क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता है। यदि वस्तुओं के मध्य अभिलंब की प्रतिक्रिया, अभिलंब की प्रतिक्रिया जो है वो कैसी है, अपरिवर्तित है, तो सीमांत घर्षण बल वहां पे कार्य नहीं करता है। ठीक है, यानी अभिलंब जो है वो अगर नहीं है, जैसे सपोज मान लो ये, अगर मैं इसको ये, तो ये उठ गई, देखो घर्षण बल वहां पे कार्य नहीं है, यानी सीमांत बल वहां पे कार्य नहीं करेगा, अभिलंब। ठीक है, तो क्या लिखा है, यदि वस्तुओं के मध्य अभिलंब की प्रतिक्रिया अपरिवर्तित रहती है तो सीमांत घर्षण बल तल के क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट जो है वो है गतिक, जिसको बोलेंगे अपन काइनेटिक। अब क्या होगा, जब वस्तु पे अन्य वस्तु की सतह पर वास्तविक में गति करती है तब उनके अपेक्षित गति का विरोध करने वाले बल को गतिक घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, जब गति कर रही है तब, ठीक है, अब मैंने फोर्स लगाया, अब वो गति कर रही है, और गति कर रही है उस समय जो फोर्स, जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसको गति क्या बोलेंगे, घर्षण बल कहा जाता है। इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ के, यू के, एन। ठीक है, एन जो है वो अभिलंब की प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, तो ये थे तीन प्रकार के, क्या थे, पहला था स्टैटिक, दूसरा था जो सीमांत, और तीसरा जो है वो है गति। इसमें गति होगी या गति कर रही होती है, ठीक है, उसमें गति नहीं होती है दोनों में। अब घर्षण बल के दो प्रकार है, घर्षण बल के दो प्रकार है। एक तो होता है लौटनीय घर्षण बल। लौटनीय, जब वस्तु किसी वस्तु पे लुढ़कती है, ठीक है, या वस्तु की सतह पे जो है क्या लगता है, सतह के बीच पे लगने वाला जो बल होगा वो कौन सा होता है, लौटनीय घर्षण बल होता है। लौटनीय घर्षण बल स्टैटिक घर्षण बल की तुलना में नगण्य होता है। ठीक है, यानी ये बहुत कम होता है। जैसे सपोज मान लो एक कोई बॉक्स है, ठीक है, इसको मैं किसी सतह पे चला रहा हूं, दूसरा एक बॉक्स है सेम अमाउंट का, इसको मैं किसी सरफेस पे क्या कर रहा हूं, धक्का लगा रहा हूं। ठीक है, अगर मैं इसमें क्या कर दूं, रोलिंग डाल दूं, क्या डाल दूं, रोलिंग। ये अब बताओ इन दोनों में आसानी से घर्षण बल ज्यादा का होगा, ज्यादा इसमें लगेगा, ठीक है, और कम किसमें लगेगा, इसमें लगेगा। कौन, घर्षण बल। ठीक है, तो घर्षण बल जो होगा वो रोलिंग में क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो रोटिंग जो घर्षण बल जो होता है वो स्टैटिक मतलब ये वाला, ठीक है, वहां पे क्या लगता है, वो कम लगता है। ठीक है, तो आप अगर किसी वस्तु को पेन, जैसे पेन रख के बुक ऊपर रखना है, और अब जैसे मैं हाथ पे हिला रहा हूं तो आसानी से हिल रहा है, देखो। ठीक है, यहाँ पे ये कौन सा हो रहा है, लोटनीय हो रहा है। कौन सा हो रहा है, लोटनीय होता है या रोलिंग हो रहा है। ठीक है, अगर मैं हाथ को अभी इसमें घुमा रहा हूं तो घर्षण बल ज्यादा लग रहा है। ठीक है, तो इस वाले में घर्षण बल, जैसे बेरिंग आते हैं, बॉल बेरिंग वाले है, ठीक है, जो गिर्री आती है, रिंग आती है, ठीक है, उसमें जो छल्ले आते हैं वो कौन सा है, इसी का एग्जांपल होता है, जो क्या करता है, घर्षण बल को काम करता है। ठीक है, आप एक बाल्टी को कुएं से खींचते हो, एक गिरी से खींचते हो, तो गिरी में जो घर्षण बल नगण्य होने के कारण आसानी से क्या कर सकते हो, अगर उसको खींच सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो लौटनीय घर्षण बल नगण्य होता है स्टैटिक घर्षण बल से। दूसरा होता है सर्पिल। सर्पिल का मतलब क्या होता है, स्लाइडिंग जिसे बोलेंगे अपन। ठीक है, इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन। कोई चीज जब होती है किसी सतह से नीचे जाती है, जब वस्तु किसी सतह से सरकती है तो सरकने पर वस्तु
वो उसकी सतह के बीच में लगने वाला जो घर्षण बल होगा उसको सर्पीय घर्षण बल कहते हैं। सर्पीय घर्षण बल सदैव लोटनी घर्षण बल से अधिक होता है, सीधी सी बात है, अभी बताया। ठीक है, तो सबसे पहला कौन सा होता है? स्टैटिक। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है? सर्पी, और सबसे लास्ट जो होता है वो कौन सा है? लोटनी। तो घर्षण बल सबसे कम किसमें लगेगा? लोटनी में लगेगा। अब घर्षण बल की आवश्यकता क्यों होती है? तो सब जने जानते हैं घर्षण बल की आवश्यकता क्यों होती है। घर्षण बल अगर नहीं होगा तो अपन चल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो देखो पैर तथा भूमि के बीच में घर्षण बल ना हो तो अपन चल नहीं सकते। जैसे बर्फ पे आप चिकनी सतह पे चलो, ठीक है, सीधे यहां से फिसलोगे तो सामने की तरफ ना चलते ही रहोगे, ठीक है, बिना रुके। ठीक है, कम होने के कारण अपन सीधा चलना बहुत ही क्या होता है, वहां पे कठिन होता है। ठीक है, तो घर्षण बल चलने में मदद करता है। घर्षण बल बढ़ाने से वाहनों के टायर खुरदुरे बनाए जाते हैं। ठीक है, आप देखो टायर जो होंगे उनमें ग्रिप आता है। ठीक है, टायर जो होंगे उनके अंदर क्या आता है? ग्रिप आता है। तो ग्रिप आने के कारण क्या, जूतों में भी ग्रिप आते हैं। ठीक है, तो ग्रिप क्या करते हैं? घर्षण बल को बढ़ाते हैं। वाहनों में ब्रेक घर्षण बल के कारण ही प्रभावी होता है। ठीक है, ब्रेक लगने पे जैसे जो आता है वो जो पहिया घूमता है वो ब्रेक लगता है, और टायर और उसके जमीन के बीच में भी क्या लगता है? ब्रेक लगते हैं। घर्षण बल की उपस्थिति में मशीनें कार्य करती है। ठीक है, उपस्थित मशीन कार्य करती है। भीगी सड़क, तेलीय सड़क पे घर्षण बल कम होने के कारण इंसान में फिसलन होगी। जैसे ऑयल गिरा हुआ है, वहां बाइक चलाओ तो सीधे क्या होगे? फिसल के नीचे गिरोगे, क्योंकि वहां पे घर्षण बल या काई आई हुई है तो भी घर्षण बल क्या होगा? कम होगा। ठीक है, घर्षण बल क्या हो जाएगा? कम, और अपन चल नहीं सकते। ब्लैक बोर्ड पे, पेपर पे लिखना, ठीक है, संभव होता है। आप ब्लैक बोर्ड पे लिखो, ठीक है, पेपर पे लिखो, तो लिखने का कारण क्या है? जो है वो चौक जो है वो उस पे चिपकेंगे पार्टिकल, घर्षण बल के कारण। ठीक है, घर्षण बल नहीं होगा तो अपन लिख नहीं पाएंगे। दोष, जब किसी के लाभ होते हैं तो दोष भी होंगे इसके। दोष ये है, घर्षण बल के कारण ऊर्जा का बड़ा भाग व्यर्थ हो जाता है। जैसे आप देखो तो ऊर्जा जो होती है वो आधी जो होती है वो घर्षण बल के अंदर जैसे होती है तो उष्मा के रूप में विघटित हो जाती है। जैसे मैं हाथ को अगर रब कर रहा हूं तो यहाँ पे हाथ क्या हो जाएंगे? गर्म हो जाएंगे। तो मशीनों के जो पार्ट आपस में जब रब करेंगे तो वो भी क्या होंगे? एक हीट ऊर्जा पैदा करेंगे, जो उसकी एफिशिएंसी को क्या कर देती है? कम कर देती है। मशीनों की दक्षता कम हो जाती है। बार बार घिसने से मशीन के कल पुर्जे जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे, खराब हो जाएंगे, घिस जाएंगे। मशीनों की टूट फूट हो जाती है। मशीनों पे आवेशित हो जाने के कारण दुर्घटना की संभावना। ठीक है, जब मशीन में घर्षण बल के कारण क्या हो जाता है? आवेशित हो जाएंगे, और आवेशित से क्या हो जाती है? दुर्घटना की संभावना हो सकती है। ठीक है, जैसे पेट्रोल के वायर वगैरह होते हैं तो उसमें घर्षण बल के नीचे जो होते हैं ना एक वायर लटका हुआ रहता है। ठीक है, जो अर्थिंग का कार्य करता है, क्योंकि वो पूरी बॉडी जो होती है अगर चार्ज हो गई, ठीक है, तो पेट्रोल बढ़ते समय क्या होता है कि वो आग पकड़ सकता है। अब घर्षण बल को कम करने की विधियां कई बार पॉलिश द्वारा, आप पॉलिश कर दो, ठीक है, चिकनी सतह बना दो। किसी भी सतह को पॉलिश करने पे क्या हो जाएगा? जो सतह जो होगी वो कैसी हो जाएगी? स्मूथ हो जाएगी, और आसानी से क्या हो सकता है? वहां पे घर्षण बल कम कर सकते हैं। स्नेल लुब्रिकेट का ऑयल वगैरह को इस्तेमाल करो, तेल ग्रीस जैसे इंजन ऑयल वगैरह डालते हैं तो वो घर्षण बल को क्या करते हैं? कम करते हैं। बॉल बेरिंग, बेरिंग, ठीक है, मशीनों में घूमने वाली जो मशीन होती है वहां पे स्टील की छोटी छोटी क्या बनाई जाती है? गोलियां बनाई जाती है, जो बेरिंग का काम करती है। वो टूट फूट ऊर्जा को क्या करती है? कम करती है। उचित पदार्थों के प्रयोग से अपन क्या कर सकते हैं? घर्षण बल को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो घर्षण बल को कम करने की ये विधिया है। ठीक है, ये था घर्षण बल। अब नेक्स्ट जो है वो है दाब। दाब क्या होता है? देखो दाब प्रेशर जिसे बोलते, ठीक है, प्रेशर दाब जो है वो किसी वस्तु के सतह पर लंबवत लगने वाला एक क्या बल है? एक क्या लंबवत लगने वाला क्या होता है? बल होता है, जो दो चीज पे डिपेंड करता है। एक तो उस पे फोर्स कितना लग रहा है उस पे, उसके मान, और दूसरा करता है उसका क्षेत्रफल पे। किस पे करता है? क्षेत्रफल पे। ठीक है, क्षेत्रफल जितना ही ज्यादा होगा दाब उतना ही क्या लगेगा? कम लगेगा। ठीक है, इस बात के कई सारे एग्जाम्पल है जो अपन देखेंगे तो आपको एक ऑटोमेटिकली बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखो किसी वस्तु के इकाई क्षेत्र पे लगने वाले लंबवत बल को क्या कहते हैं? दाब कहा जाता है। सपोज मान लो P, P बराबर होता है, वैसे लिखते हैं ट्रस्ट अपॉन एरिया। ट्रस्ट जो है वो क्या? एक तरह का फोर्स है। ठीक है, एक तरह का क्या होता है? फोर्स होता है। ठीक है, F जो होता है वो
एफ अपॉन क्या होता है, ए होता है। ठीक है, ये होता है फोर्स जिसको बोलते हैं अपन बल। ठीक है, और नीचे जो होता है वो होता है इसका क्षेत्रफल, एरिया। क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा फोर्स का मान उतना ही कम होगा। ठीक है, सॉरी, दाब का मान उतना ही कम होगा, प्रेशर का मान उतना ही कम होगा। कैसे? जैसे अपन एक एग्जांपल देखते हैं। अपने जो चाकू होती है, चाकू जो होती है उसका आगे वाला सिरा जो होता है बिल्कुल शार्प होता है, पीछे वाला थोड़ा सा ब्लूंट होता है, यानी थोड़ा सा मोटा होता है। जब उससे अपन आगे वाले जो शार्प वाले से कोई चीज को, एप्पल वगैरह को काटते आसानी से कट जाता है। ठीक है, उतना ही फोर्स लगा के आप उल्टा करके उसको काटेंगे तो नहीं कटेगा, या आपको फोर्स को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है। अब देखो शार्प है तो एरिया क्या हो गया, कम। एरिया कम हुआ तो दाब, जो प्रेशर लगा, दाब लगा, वो कैसा लगेगा, ज्यादा लगेगा। दूसरी बात, दूसरी जैसे अपन और एग्जांपल है कील का। कील कील जो होती है वो आगे से नुकीली बनाई जाती है। नुकीली बनाई जाने के कारण है कि कील का एरिया अगर कम होगा तो एक हथौड़ा मारते कील अंदर घुस जाएगी। ठीक है, उल्टा करके डालेंगे तो आप कितने भी हथौड़ा मारो अंदर नहीं घुसेगी, क्योंकि एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा लगेगा। ठीक है, दूसरी चीज, ऊंट जो होता है वो रेगिस्तान के अंदर आसानी से चल सकता है। ठीक है, क्योंकि उसके पैर गद्दीदार होते हैं। दूसरी चीज, पैर का एरिया बड़ा हुआ, पैर का एरिया बड़ा होता है। ठीक है, और बड़ा होने के कारण उस पर दाब क्या लगता है, कम लगेगा। दाब कम लगेगा तो पैर अंदर कम धसेंगे। ठीक है, उसी स्थान पे अगर कुत्ते को चलाया जाए तो कुत्ते के पैर जो होते हैं छोटे, एरिया कम होगा। एरिया कम होगा तो उसके पैर ज्यादा जमीन में जाएंगे, और ज्यादा जमीन में जाएंगे तो उसको चलने में क्या होगी, दिक्कत होगी। ठीक है, इसलिए वहां पे जो धोरों के अंदर रहते हैं, ठीक है, जैसलमेर उस साइड में, तो वहां पे जैसे गाड़ी अंदर चलानी है तो गाड़ियों की जो हवा जो होती है वो थोड़ी सी कम की जाती है, ताकि जैसे कम होगी तो टायर का क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़ेगा। तो टायर का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वहां पे टायर जो होंगे वो अंदर की तरफ कम धसेंगे। तो जितने भी आर्मी के जो ट्रक होते हैं उनमें देख लो आप, टायर का जो एरिया होता है वो छोटा बनाया जाता है ताकि वो उसमें धसे नहीं, आसानी से चल सके। ठीक है, तो यही कारण है। तो ये कुछ एग्जाम्पल आप दिमाग में रखना, तो आपको सारी चीजें इसमें आसान लगेगी कि एरिया ज्यादा होगा तो दाब जो होगा वो क्या लगेगा, कम लगेगा। ठीक है, तो एफ जो होता है, एफ की वैल्यू अगर देखें तो क्या होगा, ये P बराबर ही है। P बराबर जो होता है वो क्या होगा, mg। mg क्या आ गया, ठीक है, P बराबर F अपॉन A होता है, और F की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, mg अपॉन A लिख सकते हैं। दाब की ऐसा यूनिट देखें तो इसकी होती है पास्कल, इसको लिखते हैं पास है, पा मूवी आई थी। ठीक है, दाब जो है वो किससे लिखते हैं, पास्कल से लिखते हैं। ठीक है, पास्कल इसकी इकाई है, एक वैज्ञानिक था पास्कल जिसने इसको डिस्कवर किया था, और उसी के नाम से इस पे इसकी यूनिट बनाई थी, क्या, पास्कल। ठीक है, दूसरा है दाब का एमकेएस में मात्रक जो होता है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। देखो न्यूटन किसका हो गया, फोर्स का। P बराबर जो होता है F अपॉन A होता है, इसका मात्रक क्या हो गया, न्यूटन। ठीक है, न्यूटन, और इसका जो एरिया का होता है वो होता है मीटर स्क्वायर। तो सीधी सी बात है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब वायुमंडलीय दाब को एटीएम से लिखा जाता है, एटमॉस्फेरिक। ठीक है, तो जो प्रेशर होता है उसको एटीएम से लिखा जाता है। एक एटीएम जो होता है वो होता है 1.05 इंटू 10 टू पावर 5। ठीक है, और इसका वास्तव में जो मान होता है वो होता है 10, ठीक है, 1325 होता है पा। ये भी वही है। दाब की विमा एम जो है वो क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि न्यूटन आ रहा है इसमें, किलोग्राम आएगा। लंबाई जो होती है वो मीटर में आ रही है, तो यहाँ पे एक जो होगा वो कट जाएगा, एक बच जाएगा, एक आ गया वो भी माइनस में, क्योंकि नीचे मीटर स्क्वायर है। टी जो है वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे -2 आ जाएगा। ठीक है, वो फोर्स से आ रहा है, इससे, न्यूटन से। दाब का मान उपस्थित, ठीक है, क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऊंट के पैर रेगिस्तान में नहीं धसते, क्योंकि ऊंट के पैर का क्षेत्रफल कैसा होता है, अधिक होने के कारण उस पर दाब क्या लगेगा, कम लगेगा। ठीक है, नुकीली कील जो होती है वो दीवार में आसानी से चली जाती है, धस जाती है, क्योंकि कील पे क्षेत्रफल कम होने के कारण वो आसानी से अंदर चली जाती है। तो इसके कई सारे एग्जाम्पल है जिसके, ठीक है, जिससे अपन ये बता सकते हैं कि दाब कैसा है, कम लगेगा या ज्यादा लगेगा। ठीक है,
देखो, फिर आपने ये भी देखा होगा, जैसे आज पहले एक बेल्ट वो बैग आते थे धागे वाले जिसमें डोरी आती थी, अगर उसमें वजन रखेंगे तो बताओ दाब कम लगेगा या ज्यादा लगेगा? उसमें कैसा लगेगा? ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि एरिया हो गया कम, और एरिया कम होने से दाब क्या लगेगा? ज्यादा। इसलिए बैग जो आते हैं उनके जो स्ट्रिप जो होते हैं वो ब्रॉड बनाए जाते हैं और स्पंजी बनाए जाते हैं, ताकि अगर बैग के अंदर कितना भी वजन हो तो अपने को कंधों पे जो दाब जो लगेगा वो कम हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे कई सारे एग्जांपल है जो अपन डेली लाइफ में इसको यूज भी करते हैं, और फिजिक्स हमेशा डेली लाइफ में जो यूज करते हैं उससे पढ़ा करो तो आसानी से याद होगी। पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु के विभिन्न गैसों में, अब वायु भी क्या करती है, वायु के कण भी क्या करते हैं, जो अपने ऊपर क्या लगाते हैं? प्रेशर लगाते हैं। इसको वायुमंडलीय प्रेशर कहते हैं। यानी पृथ्वी के चारों ओर गैसों का आवरण है जिसको वायुमंडल कहते हैं, और वायुमंडल में गैसें जो होती है वो अत्यधिक दबाव डालती है। ठीक है, जिसको वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब की यूनिट जो होती है वो बार होती है। किसमें नापते हैं इसको? बार। और वायुमंडल को नापने के लिए किसमें क्या करते हैं? बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है इसकी। ठीक है, ऐसा यूनिट। और ये एक वायुमंडलीय दाब जो होता है वो कितने? 760 mmHg के बराबर होता है मर्क्यूरी प्रेशर के। ये अपने पढ़ा था। mmHg क्या है? ये मर्क्यूरी प्रेशर है। ठीक है, और यहाँ पे जो मर्क्यूरी से जो प्रेशर लिया जाता है वो अपने जैसे ब्लड प्रेशर है उसमें भी 120 mg और 80 mg था। वायुमंडलीय दाब को बार या मिली बार, ठीक है, में व्यक्त करते हैं। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब में कम हो जाता है। इसका क्या कारण है? देखो, पहली चीज तो जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे तो वायु जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाती है। तो वायुमंडल, जब वायु कम हो जाती है तो सीधी सी बात है वहां पे वायुमंडल जो है वह वायु कम है, और वायु कम है तो उसका दाब भी क्या होगा? कम होता है। ठीक है, अच्छा, हवा जो चलती है, ठीक है, वो भी इसी के कारण चलती है, दाब के कारण नहीं चलती है। ठीक है, जब गर्म हवा होती है वो ऊपर चली जाती है तो वायु दाब कम हो जाता है। जहां पे ठंडा इलाका है वहां पे वायु दाब, हवा ठंडी है तो वो नीचे रहती है, भारी होती है। ठीक है, तो नीचे रहती है तो वहां पे दाब क्या है? ज्यादा। ठीक है, तो वही अधिक दाब से कम दाब की ओर क्या होती है? हवा चलेगी। पहाड़ों पे खाना बनाना कठिन होता है, ये दाब जो होता है वो क्या होता है? वहां पे कम होने के कारण। वायुयान में बैठे हुए फाउंटेन पेन, जैसे वायुयान में बैठे हुए फाउंटेन पेन ले जाना मना होता है, कि फाउंटेन पेन ऊपर जाएंगे तो दाब क्या हो जाएगा? कम, और फाउंटेन पेन में दाब क्या है? ज्यादा। तो फाउंटेन पेन में से हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ गति करता है। ठीक है, तो वो हाई से लो में चला जाएगा तो फाउंटेन पेन में से बाहर आ जाएगा। ठीक है, एस्ट्रोनॉट जो होते हैं, ठीक है, अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं वो भी जब ऊपर जाते हैं तो आप एक कॉस्ट्यूम पहन के जाते हैं, ऐसे जीन्स शर्ट पहन के गए हो तो वो क्या होगा? अपने नाक में से ब्लड जाते जो है, ये अपने कान में से वगैरह जो है ब्लड बाहर आने लग जाएगा। इसका कारण यह है कि जो हाई प्रेशर है अंदर, ठीक है, बाहर कैसा प्रेशर है? लो है, तो वही हाई प्रेशर से लो प्रेशर में यानी आ जाएगा। ठीक है, यानी खून जो हो गए वो बाहर आ जाएंगे। उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति को यात्रा करने की, हवाई यात्रा करने की क्या होती है? मनाही होती है, यानी उनको ना करने की सलाह दी जाती है। इसका कारण भी यही है, ठीक है, कि ब्लड प्रेशर हाई है, ऊपर देखो लो है। ठीक है, तो वही ब्लड बाहर आने की शिकायत हो जाएगी। बैरोमीटर का पाठ्य पारे का एकाएक नीचे गिरना, बैरोमीटर या पारे का तापमान एकदम नीचे गिरना क्या कहलाता? आंधी का संकेत होता है। क्यों? कि दाब हो गया लो, और लो दाब होते ही क्या हो जाएगा? जहां पे हाई दाब है वहां से हवा जो आएगी वो स्पीड में आएगी, तो इसका मतलब वो क्या आ सकता है? आंधी आ सकती है। लेकिन जब ऊपर चढ़ता है तो आंधी आने की मौसम कैसा रहेगा? साफ रहेगा। ठीक है, तो देखो, जब दाब कम होगा यानी बैरोमीटर में पाठ्यांक जब नीचे आएगा, नीचे आने पे ये होगा कि वहां पे दाब क्या हो गया है? कम हो गया है। ठीक है, दाब कम हो गया है, और जहां पे दाब अधिक है वहां से वायु जो होगी वो कम दाब की ओर गति करेगी और तेजी से करेगी। जितना अंतर ज्यादा होगा गति जो होगी वो उतनी ही तेजी से होगी। ठीक है, तो यहां पे भी यही है। अब है उत्प्लावन बल, ये भी एक तरह का बल है। किसी वस्तु को तैरने की प्रवृत्ति उत्प्लावनता कहलाती है। अगर कोई वस्तु तैर रही है इसका मतलब वो उत्प्लावनता है। किसी प्रकार गैसों में भी प्रदर्शन उत्प्लावनता का गुण होता है। जब एक वस्तु को तरल में डुबाया जाता है तो उसके भार में कमी आती है। जैसे एक बाल्टी भरी, ठीक है, आप हौज के अंदर डालते हो, हौज के पानी के अंदर डालते हो, तो जैसे ही पानी के अंदर चली जाती है तब आपको एकदम ऐसा लगता है कि बिल्कुल बाल्टी है ही नहीं। ठीक है, लेकिन जैसे ही पानी से बाहर आती है तो आपको लगता है हार है।
ये तो है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब वस्तु पानी के अंदर थी, जब वस्तु पानी के अंदर थी, ठीक है, ठीक है, जब वस्तु कोई पानी के अंदर थी तो इसका मतलब क्या है कि उस पर भी एक ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ क्या लगता है, एक फोर्स लगता है, जिसको क्या बोलेंगे अपन, उत्प्लावनता बल करेंगे। उत्प्लावकता बल, ठीक है, उत्प्लावकता बल कहेंगे। तो वो बल जो होता है वो हमेशा ऊपर, अब देखो आप जो है वो आपके हाथ में पकड़ी हुई है, ठीक है, और ऊपर की तरफ बल लग रहा है, यानी अगर मैं कोई वस्तु को उठा रहा हूं और नीचे से कोई उसको जोर लगा रहा है तो मेरे को उठाने में आसानी होगी, मेरे को ऐसा लगेगा कि उसका भार नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उत्प्लावन बल जो होता है वो हमेशा ऊपर की तरफ लगता है, कहां पे लगता है, ऊपर की तरफ, ठीक है। ये भार, ये वस्तु का स्पर्श भार कहलाता है, ठीक है। जब वस्तु अतः द्रव में डूबी हुई वस्तु का ये भार वस्तु का स्पष्ट भार कहलाता है। द्रवों का दबाव गहराई के साथ में बढ़ता है, ठीक है, इसलिए बांध की दीवारें हमेशा नीचे से चौड़ी बनाई जाती है, इस तरह से बनाई जाती है बांध की दीवार, बांध जो होगी उसकी दीवार जो होगी वो नीचे से चौड़ी बनाई जाती है, क्योंकि गहराई में जाने पे दाब क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। तो या नीचे दाब ज्यादा लगेगा, ऊपर दाब कम लगेगा, इसलिए नीचे से कैसी बनाते हैं, उसको चौड़ी बनाते हैं। इसका कारण भी यही है कि गहराई में जाने पे क्या होगा, दाब बढ़ता है। उत्प्लावन का, जब किसी वस्तु को द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो द्रव या वस्तु के ऊपर की ओर लगाए जाने वाला एक बल है जिसे उत्प्लावन बल या उत्प्रेक्षक बल भी कहते हैं, ठीक है। जैसे सपोज मान लो एक लकड़ी का गट्टा है, लकड़ी का टुकड़ा है, अब आप इसको पानी के अंदर डुबाते हैं, ठीक है। तो आप जैसे इसको हाथ से भी डुबाएंगे तो भी ये थोड़ी देर बाद क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, यानी ऊपर की तरफ इस पे क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है, जिसको क्या बोलते हैं अपन, उत्प्लावन बल कहते हैं, ठीक है। तो उत्प्लावन बल हमेशा जो वस्तु पानी के अंदर डूबती है उसके अंदर लगता है। तो फिर अपन क्यों डूब जाते हैं, जिसको तैरना नहीं आता वो क्या हो जाता है, डूब जाता है। तो इसके भी कई सारे कारण है जो अपन आगे इस स्लाइड के अंदर देखेंगे, ठीक है। उत्प्लावन बल हमेशा ऊपर की तरफ लगता है, ये ध्यान रखना, ठीक है, बल हमेशा ऊपर की ओर लगता है, ये बात इसके अंदर इंपॉर्टेंट। उत्प्लावन बल का परिणाम भिन्न भिन्न गुणों पर निर्भर करता है। एक तो होता है द्रव का घनत्व, देखो घनत्व जिसका ज्यादा होगा, डेंसिटी, जिसको बोलते हैं अपन मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी, ठीक है, जिसको बोलते हैं अपन द्रव्यमान अपॉन आयतन, ठीक है। द्रव्यमान अपॉन क्या होता है, आयतन। अब जिसका घनत्व ज्यादा होगा, जिस वस्तु जिसमें डूब रही है वो, ठीक है, अगर उसका घनत्व ज्यादा है तो वो डूब जाएगी, और घनत्व कम है तो वो तैरती है। वो क्या करती है, तैरती है। द्रव अधिक घनत्व रखते हैं अतः कम घनत्व वाले द्रवों की तुलना में ऊपर की तरफ अधिक उत्प्लावन बल होगा, ठीक है। तो देखो जिसका घनत्व क्या होगा, कम होगा, ठीक है, वे द्रव द्रव देखो द्रव अधिक घनत्व रखते हैं, वे कम घनत्व वाले द्रवों की तुलना में ऊपर की तरफ अधिक उत्प्लावन बल करते हैं, जिसका घनत्व अधिक होगा। अगर मैं कहूं कि पारा, जैसे सपोज मान लो पारा है और जल, ठीक है, इसमें घनत्व किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, और इसका घनत्व क्या है, कम है। ज्यादा है क्या, घनत्व,
ठीक है, पारे का घनत्व ज्यादा है, जल का घनत्व कम है। अगर मैं वस्तु को पारे में डुबाता हूं तो वो तैरेगी, ठीक है, और वही वस्तु को मैं अगर किसमें डुबाता हूं, जल में डुबाता हूं, वो डूब जाएगी। ठीक है, इसका मतलब घनत्व जिस जल का ज्यादा होगा उत्प्लावन बल उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। तो उत्प्लावन का बल किसका ज्यादा होगा, उत्प्लावन बल पारे वाले का ज्यादा होगा, इसका क्या होगा, कम होगा। ठीक है, उत्प्लावन बल इसका ज्यादा होगा, इसका क्या होगा, कम होगा, ये कम होता है। दूसरा है वस्तु की डूबी का आयतन। वस्तु पे लगने वाला उत्प्लावन बल परिणाम वस्तु की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, बल्कि वस्तु द्वारा आयतन पे निर्भर करता है, कितनी वस्तु आयतन गिर रही है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। जैसे एक लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है, वो आयतन उसका ज्यादा है, ठीक है, लेकिन एक लोहे का टुकड़ा है उसका आयतन क्या है, कम है। ठीक है, दोनों को पानी में डालो, ठीक है, तो डेंसिटी भी ज्यादा है, डेंसिटी सीधी सी बात है, दोनों पे डिपेंड करेगा, आयतन और द्रव्यमान पे। 1 किलो की जो है वो अपने पास में लकड़ा है, ठीक है, और 1 किलो का ही क्या है, लोहे का टुकड़ा है, दोनों को पानी में डालो, लकड़ा तैरेगा। और ठीक है, और क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या है, डेंसिटी उसकी कम है, ठीक है, और लोहे की डेंसिटी क्या है, घनत्व क्या है उसका ज्यादा है, तो इसलिए तैरता है। उत्प्लावन केंद्र, ये वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्वीय केंद्र का कार्य करता है। ठीक है, यानी उत्प्लावन केंद्र है जहां वो द्रव को हटाएगा, ठीक है, उसके बीच में जो सेंटर में जो उत्प्लावन बल लगता है वो क्या कहलाता है, उसका उत्प्लावन केंद्र कहलाता है। ठीक है, एक है आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। आर्किमिडीज ने क्या बताया था, जब किसी वस्तु, ठीक है, अब देखो वस्तु की डेंसिटी, देखो वस्तु का घनत्व, ठीक है, अगर वस्तु का घनत्व कैसा है, ज्यादा है, किससे, जल से, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, वस्तु का घनत्व क्या है, ज्यादा है, किसके, जल से, तो क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। वस्तु का घनत्व कम है जल से, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, वो तैरती है। ठीक है, तो ये भी है। उत्प्लावन का आर्किमिडीज, जब किसी द्रव में कोई वस्तु पूर्णतः आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी आती है, और भार में ये आभास कमी जो होती है वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यानी अगर मैं किसी वस्तु को पानी में डुबाता हूं तो उतना ही पानी क्या आएगा, बाहर आता है। ठीक है, तो वस्तु को जो भारी जो होगी वो उसका भार जो होगा उसके द्वारा हटाया गया जो भार है उसके क्या होगा, बराबर होगा। ये एक बल वस्तु के ऊपर की ओर लगता है जिसके उत्प्लावन बल कहते हैं। आर्किमिडीज में इस सिद्धांत में द्रव गैस दोनों के लिए मान्य होती है। ठीक है, तो यही कहा कि जब किसी वस्तु को पानी में डुबाया जाता है तो उसके द्वारा हटाया गया वजन जो पानी जो है उसका भार वस्तु के भार के क्या होता है, बराबर होता है, तब वस्तु क्या करती है, उसके ऊपर तैरती है। जैसे और इसी देखो वस्तु पे लगाने वाला उत्प्लावन बल का जो मान जो होगा वस्तु द्वारा हटाए गए वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, जहां जो पनडुब्बी की आकृति बनाती जाती है वो इसी कारण बनाई जाती है कि जितना ज्यादा पानी हटेगा, एक सुई होती है वो पानी के अंदर डूब जाती है, इतना बड़ा जहाज नहीं डूबता। ठीक है, तो उसका कारण भी यही है कि जहाजों की बनावट अलग होती है कि ज्यादा से ज्यादा पानी हटाए अपने भार से। ठीक है, तो उसका भार जो होगा वो उत्प्लावन बल के बराबर होगा, तो वो तैरता है। लैक्टोमीटर, ठीक है, द्रव की शुद्धता नापने के लिए। दूसरा जो होता है हाइड्रोमीटर होता है वो द्रव का घनत्व नापने के लिए। ठीक है, लैक्टोमीटर द्रव की शुद्धता नापने के लिए। ये दूध में काम में लिया जाता है, इसको दूध की अगर जो नापनी है तो उसमें काम में लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एवरीडे साइंस। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार किसी भी वस्तु भार पानी में कम हो जाता है, ठीक है, और पानी की सतह के ऊपर अधिक प्रतीत होता है। ये वस्तु का भार में कमी पानी द्वारा वस्तु के ऊपर की दिशा में लगने वाले बल के कारण होता है। इसलिए जब कुएं से पानी बाल्टी बाहर खींचते हैं तो पानी की सतह पे बाल्टी कैसी हो जाती है, भारी हो जाती है। इसका कारण क्या है, इसका कारण आर्किमिडीज वाला है।
ठीक है, कि भाई क्या होगा, जब तक वो अंदर थी तो उसके द्वारा जो हटाया गया भार जो था, पानी जो था, उसका भार, वो जो उत्प्लावन बल लग रहा था उसका भार दोनों बराबर थे, तो वो हल्की लगती थी। ठीक है, जैसे ही ऊपर आती है पानी की सतह पे उत्प्लावन बल हट जाता है, और हटने के कारण अपने को बाल्टी कैसी बल लगती है, भारी लगती है। लोहे का जहाज पानी में तैरता है, परंतु लोहे की कील पानी में डूब जाती है। इसका कारण भी यही है कि जहाज द्वारा पानी को विशेष बनावट के कारण इसके द्वारा हटाया गया पानी का भार, ठीक है, उसके भार से, जहाज के भार से अधिक होता है। ठीक है, अगर अपन जो है तैर रहे तो अपने द्वारा हटाया गया जो पानी का वजन है, और जो जैसे मैं तैर रहा हूं तो मेरे द्वारा हटाया गया पानी का वजन है, ठीक है, उसका भार और मेरा भार दोनों अगर कैसे बराबर है तो मैं पानी पे क्या करूंगा, तैरूंगा। ठीक है, इसके कारण अधिक से उत्प्लावन बल लगता है जो जहाज को तैरवाता है। जहाज हाइड्रोजन से भरे गुब्बारे हवा में उड़ते हैं। हाइड्रोजन का भार, ठीक है, इसके द्वारा प्रतिस्थापित वायु के भार से कम होता है, तो हाइड्रोजन हल्की होने के कारण वो क्या करते हैं, तैरते हैं। यदि की गई आर्किमिडीज का दोनों पे लागू होता है, गैस पे और द्रव पे। यदि वस्तु का भार W है और उसके द्वारा हटाया गया भार W1 है, तो अब देखो W वस्तु का भार है, W1 वस्तु के द्वारा हटाया गया भार है, वस्तु का भार अधिक है तो वस्तु क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। ठीक है, W वस्तु का भार, वस्तु का भार, ठीक है, ये क्या है, ज्यादा है किससे, द्रव के भार से। द्रव का भार हटाया गया, द्रव का भार, ठीक है, कितना है, W1 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, वस्तु डूब जाती है। दूसरा, वस्तु द्वारा हटाए गए विस्थापित द्रव का भार, ठीक है, दोनों बराबर है। ठीक है, ऐसे में वस्तु नीचे क्या करती है, तैरती है, फ्लोटिंग करेगी। ठीक है, यदि वस्तु का भार, ठीक है, से जो है वो क्या है, पानी द्रव के विस्थापित हुए द्रव की सतह पे तैरता है। ठीक है, अगर यदि वस्तु का भार जो है से अधिक है, यदि वस्तु अपने भार से अधिक है और W3 जो है वो द्रव के विस्थापन करे, तो वस्तु की सतह पे क्या करती है, उसकी सतह पे तैरती है। यानी ये वाला भार जो होगा, वो द्रव का भार अगर ज्यादा है, ठीक है, तो वस्तु क्या करेगी, तैरेगी। ठीक है, बराबर वो सतह पे तैरेगी, ये नीचे तैरेगी। ठीक है, बराबर है तो नीचे तैरेगी। ठीक है, और अगर ज्यादा है तो कहां पे तैरेगी, वो वस्तु की सतह पे तैरती है। ठीक है, तो यदि वस्तु द्वारा अपने भार से अधिक द्रव को विस्थापित करे तो वस्तु का क्या करती है, सतह पे तैरती है। नेक्स्ट है नोट, बैरोमीटर वायुदाब मापी, रक्तदाब मापी, स्फेग्नोमीटर जिसको बोलते हैं, आर्किमिडीज के सिद्धांत पे एवं द्रव के दाब के सिद्धांत पे क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक है, यदि किसी स्थान पर वायुदाब में कमी आ जाती है, ठीक है, तो अभी मैंने बताया था क्या आने की संभावना है, चक्रवात आने की संभावना है। ठीक है, और तेज तूफान आने की संभावना होती है। यदि किसी स्थान पे वायुदाब में वृद्धि हो जाती है, ठीक है, तो उस स्थान पे प्रति चक्रवाती दशाएं होती है। ठीक है, तो ये थी इसके अंदर। ठीक है, तो आज की क्लास जो थी वो अपने दाब और उस पे थी। ठीक है, तो आपको मेरे हिसाब से आपको समझ में आ चुका होगा कब वस्तु तैरती है। ठीक है, तो ये ध्यान ये रखना है कि वस्तु द्वारा हटाया गया भार जो होगा बराबर है तो नीचे तरफ तैरती है, बराबर से क्या है, वस्तु द्वारा जो पानी हटाया गया, पानी का वजन कह रहा हूं मैं, वो अगर उसके भार से ज्यादा है तब ऊपर तैरती है, बराबर है तो उसकी सतह पे नीचे थोड़ी तैरती है। ठीक है, और उसके कम है तो वो डूब जाएगी। ठीक है, डेंसिटी में यही है कि डेंसिटी जो वस्तु की डेंसिटी जो होगी वो अगर ज्यादा है, ठीक है, तब तो वो डूब जाएगी। वस्तु की डेंसिटी जल से डेंसिटी से कम है तो वो तैरेगी। ठीक है, तो ये बात जो थी वो दाब के लिए थी। दाब ज्यादा होगा, ठीक है, तो दाब के अंदर दाब कब ज्यादा होगा, जब उसका एरिया कम होता है, क्षेत्रफल कम होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर इतना ही। ठीक है, अपनी नेक्स्ट क्लास जो रहेगी उसके अंदर मिलते हैं। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।